नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा के बारे में, जिसे आप इंडियन कैटल लीच के नाम से जानते हैं। इंडियन कैटल लीच जिसे कहते हैं हम लोग जोंक, क्या कहते हैं दोस्त, हिंदी में इसे जोंक कहते हैं। इंडियन कैटल लीच, लीच ठीक है, लीच है और इसे कहते हैं हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा। तो इसके बारे में जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले चलिए देख लिया जाए इसका क्लासिफिकेशन। इसका जो वर्गीकरण है, आप जान रहे हैं कि यह फाइलम एनिलिडा का सदस्य है। किस फाइलम का सदस्य? यह एनिलिडा का सदस्य है। एनिलिडा में आप जानते हैं कि हम लोगों को 3 जीनस पढ़ना है। एक तो हो गया फेरेटिमा पोस्थुमा, दूसरा हो गया हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा, तीसरा हो गया नेरिस। ठीक है, और अब देखिए हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा का फाइलम तो एनिलिडा हो गया, लेकिन इसका क्लास क्या है? हिरुडिनिया। क्या है क्लास इसका? हिरुडिनिया। और इसका ऑर्डर क्या है? नैथोपडेलिडा, नैथोपडेलिडा है। और इसकी फैमिली क्या है दोस्त? हिरुडिनी। क्या है? हिरुडिनी। देखिए दोनों में एक अंतर है, एक क्लास है और एक इसकी फैमिली है। क्लास और फैमिली में एक कॉमन अंतर देखिएगा, सेम वही है सब कुछ, लेकिन अक्षर का थोड़ा सा अदला बदली है। यहाँ एन ई ए है और यहाँ पर एन ए ई है। तो यहाँ पर क्या है? हिरुडिनिया है, यहाँ हिरुडिनी है। और इसका जीनस क्या है? हिरुडिनेरिया। और स्पीसीज क्या है दोस्त? ग्रैनुलोसा। तो हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि जो हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा है, इसके बारे में सबसे पहले विस्तार से अध्ययन किया किसने किया? तो वो हैं प्रोफेसर एम एल भाटिया। देख रहे हैं हाइलाइटर द्वारा हमने हाईलाइट किया गया है। जो भी हमने हाईलाइट किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम एल भाटिया जो है सबसे पहले इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है, हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा के बारे में। और आप जानते ही हैं कि इसे सामान्य रूप से क्या कहते हैं? इंडियन कैटल लीच कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है आप जानते हैं? पहली बात तो ये फ्रेश वाटर में होगा। और फ्रेश वाटर में नहीं होगा तो भाई कहीं अगर पाया जा रहा है कि पॉन्ड्स है, तालाब है, झील है, और कहीं पोखरा है, गड्ढा है, और मुख्य रूप से जो धान के खेत हैं वहाँ पर भी यह पाया जाता है। तो आप देखिए, कॉमनली फाउंड इन पॉन्ड्स, डिटैच टैंक्स, स्वैम्स और लैक्स एंड स्लो स्लो रनिंग स्ट्रीम्स, आल्सो राइस फील्ड। तो देखिए आल्सो राइस फील्ड या धान के खेतों में भी पाया जाता है। सामान्य रूप से जब आप लोगों ने कभी देखा होगा कि धान की रोपाई करते समय, तो धान की रोपाई कब होती है? जब उसमें फील्ड में, खेत में पानी भर दिया जाता है, उस समय पानी भर कर रोपाई करते हैं, तो उसी में यह जोंक निकलता है। और कभी कभी तो हम लोगों के भी पैर में लग जाता है। ठीक है, तो देखिए, और ये कैसा होता है भाई? दीज आर इक्टोपैरासाइट। ये वाह्य परजीवी होता है। कैसा होता है? वाह्य परजीवी होता है। अंदर घुसेगा नहीं, बाहर रहेगा शरीर की सतह पर। एंड संगीवोरस। और ये कैसा होता है? सैंगीवोरस। सैंगीवोरस का मतलब ये खून चूसने वाला है। अब किसका खून चूसता है हम आपको बताते हैं। सकिंग ऑफ ब्लड, इस कंडीशन को कहते हैं सैंगीवोरस। यह खून को चूसने वाला है। ठीक है, केवल क्या करता है? सक करता है, चूसता है बाहर से पकड़ करके। और सकिंग ऑफ ब्लड ऑफ फिश, मछलियों के, फ्रॉग, मेढक के, एंड आल्सो मैन, मनुष्य को, एंड कैटल्स, पशुओं के भी। ठीक है, इसीलिए इसे देखिए कैटल कहते हैं तो कैटल लीच कहते हैं, इंडियन कैटल लीच। ठीक है, तो इनका क्या करता है? सक करता है, ब्लड सक करता है। और अगर नहीं देखा तो थोड़ा सा हम इसकी जिक्र करते हैं, अभी इसका फिगर भी दिखाते हैं। बॉडी सॉफ्ट, बॉडी इसकी कैसी होती है भाई? सॉफ्ट होती है। और इलांगेटेड मतलब लंबी, थोड़े से लंबे होते हैं, ये जो कैसे लंबे होंगे। ठीक है, और डार्सो वेंट्रली फ्लैटिंड वर्म। डार्सो वेंट्रली मतलब दो इसमें जो है सतह होंगी। ठीक है, आगे का सतह, पीछे का सतह। और इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई लगभग 10 से 35 सेंटीमीटर होती है। 10 से 35। और थोड़ा खींचेंगे ऊपर पकड़ के, नीचे पकड़ के ना, तो ये खींच भी जाता है, थोड़ा सा टाइट हो जाता है, और ये लंबा भी हो जाता है। छोड़ देंगे और ये सिकुड़ भी जाता है। ठीक है, तो ऐसा इसमें गुण देखने को मिलता है। क्योंकि यह गुण कहाँ होता है? रिबन, जो धागा नहीं होता बांधने वाला भाई, जो लोग कुछ महिलाएं जुड़ा उड़ा बांधती हैं रिबन से, तो वैसा ही वो भी फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, वैसा यह भी, इसका भी शरीर होता है दोस्त। ठीक है, अब हम देखिए इसकी, अगर हम आगे बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना आप देखिए, यह इसकी जो है संरचना है, ये संरचना बिल्कुल है। अब संरचना में हम आपको बता दें, इसकी जो संरचना आप देख रहे हैं, यह है इसका वेंट्रल व्यू। कौन सा व्यू है भाई? यह है वेंट्रल व्यू, और यह है डॉर्सल व्यू। यह डॉर्सल व्यू। ठीक है, दो व्यू से हम इसको दिखा रहे हैं, वेंट्रल और डॉर्सल। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल इसका जो शरीर है 33 खंड में बटा होता है। कितने खंड में? जोंक का जो शरीर है टोटल खंड में बटा होता है, सेगमेंटेड होता है ये। तो ये कितने खंड है? 33। जबकि केचुआ में कितने थे भाई? 80 से कहीं 120 मिल रहे थे, या 100 से 120 खंड मिल रहे थे। ठीक है, 100 से 120। अब यहाँ पर कितने हैं? टोटल गिनती करके 33 खंड पाए जाते हैं इसमें, 33। ठीक है,
अब ये जो 33 खंड हैं, आप देख रहे हैं कि अगर एक खंड को हम लें, एक खंड को 33 में एक खंड को, तो यह खंड भी फिर से डिवाइड होता है। ठीक है, यह खंड फिर से डिवाइड होता है, और जब फिर से डिवाइड होता है तो उसे हम कहते हैं एनुली। क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं एनुली। कहीं कहीं में केवल 2 ये खंड होते हैं, कहीं कहीं 3 खंड होते हैं, कहीं कहीं 5 खंड होते हैं। ठीक है, अर्थात ये जब फिर से सेगमेंटेड, फिर से खंड में जाए तो उसे एनुली कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की संख्या कहीं 2, कहीं 3, कहीं 5 ऐसे देखने को मिलती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि 2 सिरा है, एक इंटीरियर है और एक पोस्टीरियर है। ठीक है, तो सकर दोनों साइड में है, एक इंटीरियर सकर है और यहाँ पर कौन सा सकर है? ये पोस्टीरियर सकर है। मतलब दोनों तरफ से चूसने का काम करता है, लेकिन जकड़ता है, पकड़ता है किधर से? पीछे साइड से, पोस्टीरियर की तरफ से ये पकड़ लेता है, फिक्स कर लेता है इक्टोपैरासाइट पर। ठीक है, और इसमें आप इसका मुंह देख रहे हैं, ट्राई रेडिएट है, बिल्कुल त्रिकोणी आकार का है इसका जो माउथ है। ठीक है, मुंह है इसका। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो जेनाइटल पोर है, जेनाइटल पोर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल जेनाइटल पोर। इसमें देख रहे हैं मेल जेनाइटल पोर किस खंड पे पाया जाता है? 10वें खंड पे पाया जाता है, और जबकि फीमेल जेनाइटल जो पोर है वह किस खंड पे पाया जाता है? 11वें खंड पे पाया जाता है। और इसमें नेफ्रिडियो पोर्स भी हैं भाई, नेफ्रिडियो पोर्स। आप देख रहे हैं कि जो नेफ्रिडियो पोर्स हैं, ये जो नेफ्रिडियो पोर की संख्या होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, किसकी संख्या? नेफ्रिडियो पोर की। तो अभी हम बात करते हैं नेफ्रिडियो पोर्स। लगभग जो है ये नेफ्रिडियो पोर 17 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं भाई? 17 जोड़ी नेफ्रिडियो पोर होते हैं। ठीक है, और 6 से 22 खंड पे होते हैं। कहाँ से? 6 से 22 तक होते हैं नेफ्रिडियो पोर। ठीक है, बाकी इसका ये खंड है। और एक बात और कि स्टार्टिंग से सबसे पहला जो शुरुआती जो इसका भाग है वो प्रोस्टोमियम कहलाता है, प्रोस्टोमियम। और प्रोस्टोमियम के बाद पहले से 5वें तक इसमें पाई जाती है आँख, आई पाई जाती हैं। ठीक है, आंख पाई जाती है पहले से 5 तक, अर्थात एक खंड में एक जोड़ी, अर्थात 5 खंड में पाए जा रहे हैं पहले से 5वें तक, तो कितने जोड़ी हो गए? 5 जोड़ी हो गई। 5 दूनी कितने आंख? 10 आंख। ठीक है, अब ये सेगमेंटल जो रिसेप्टर्स हैं बिल्कुल ये बीच में भी हैं और ये किनारों पर भी हैं। बाकी इसका जो एनस होता है, ऊपर तो हो गया माउथ और ये हो गया एनस। एनस इसका जो है 26वें खंड पे होता है। किस खंड पे होता है दोस्त? ये 26वें खंड पे होता है एनस। ठीक है, एनस 26वें खंड पे हैं। बाकी पोस्टीरियर इनका ये सेगमेंट्स भी है। और देखिए इसमें, और इसके आगे हम आपको बता दें इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं भाई। द सेलाइवा ऑफ लीच, इसका जो लार होता है लीच में, कंटेन्स एन एंटी कोआगुलेंट कॉल्ड हिरुडिन। इसका जो लार होता है जैसे सक करता है ब्लड को, वैसे इसमें एक एंटी कोआगुलेंट ये स्रावित करता है, उसे कहते हैं हिरुडिन। क्या कहते हैं भाई? हिरुडिन। हिरुडिनेरिया में क्या पाया जाता है? एंटी कोआगुलेंट हिरुडिन पाया जाता है, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यह है हिरुडिन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिरुडिन। ठीक है, इस सलाइवा में पाया जाता है, इसके एंटी कोगुलेंट के जैसा होता है, ये एंटी कोगुलेंट इन नेचर होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा आप। अगला पॉइंट क्या है कि टिपिकल सिगमेंट, इसका जो है टिपिकल जो खंड होता है वह क्या होता है भाई? क्विनक्वानुलेट। क्या होता है? क्विनक्वानुलेट फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। किसके लिए होता है? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए होता है क्विनक्वानुलेट। यह टिपिकल सिगमेंट्स होता है इसका। और एक खास बात है, देखिए क्रॉप, क्रॉप आ गया, इसे भूलिएगा नहीं भाई। क्रॉप बहुत बार पूछा गया है। क्रॉप, क्रॉप इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। किसका भाग है? यह एलिमेंट्री कैनाल का भाग है क्रॉप। ठीक है, विच इज 9 to 11 सेगमेंट्स, जो किस खंड पे होता है? 9वें से लेकर 18वें खंड तक होता है। कौन होता है? क्रॉप। ठीक है, क्रॉप होता है 9वें से लेकर 18वें तक। ठीक है, अब हम आपको याद कराने की ट्रिक देखिए कैसे होता है। सी की कोडिंग होती है 3, सी की कोडिंग 3 होती है, फिर आर आ जाता है, सी आर, आर की कोडिंग होता है 18। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, क्या हो गया? 9, और ये 18 है, तो 9 दूनी 18। 9 में से 18वें तक क्या होता है? क्रॉप, क्रॉप। और इसमें टोटल 9 से 18 तक हो गया, तो कितने इसमें चैम्बर बनते हैं? टोटली 10 चैम्बर होते हैं। ठीक है भाई, कितने चैम्बर हैं? 10 चैम्बर हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो पोस्टीरियर इसका सकर है, जो पोस्टीरियर सकर मेड ऑफ 7 सेगमेंट्स, इसका जो पीछे का जो सकर है, पोस्टीरियर सकर है, यह कितने जो है खंड का बना होता है? तो 7 सेगमेंट से। कितने सेगमेंट से? 7 सेगमेंट से यह बना होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्त। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए अगला पॉइंट्स क्या है कि ईच सेगमेंट्स, जो इसका प्रत्येक खंड होता है वो सोमाइट्स अथवा मेटामियर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? इसका जो खंड है, जैसे मैंने बताया कि यह हो गया जोंक, 33 खंड में बटा होता है। कितने खंड में? 33 खंड में। तो इसका जो ये एक खंड है, इस एक खंड को हम सोमाइट्स कहें अथवा मेटामियर कहें। क्या कहें? मेटामियर। डिवाइडेड इनटू 5 एनुली, जो मोस्टली कितने एनुली में?
5 एनुली में बटा होता है। एनुली क्या है कि अगर यह सोमाइट्स फिर से सेगमेंट्स में बट रहा है तो इसे कहते हैं हम एनुली। बट ये मोस्टली 5 एनुली में बटे होते हैं, लेकिन तीसरा मेटामियर हैज 2 कितने एनुली रखता है? 2 ठो। 4 5 6 जो चौथा पांचवा और छठवां सेगमेंट्स है और कितने एनुली रखता है? 3। ठीक है, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझिए। जो तीसरा इसका जो खंड है उसमें 2 एनुली होते हैं। तीसरे खंड में कितने एनुली? 2। जैसे मैंने बताया कि यह है तो इसका एक मैं खंड यहाँ निकाल करके बता रहा हूँ, यह है एनुली। ठीक है, क्या है? एनुली। तो जो तीसरा है, तीसरा खंड है, इसमें 2 एनुली पाए जाते हैं। तीसरे शुरुआत से तीसरे में कितने? 2 एनुली पाए जाते हैं। फिर चौथे पांचवें छठवें में कितने होते हैं? चौथे पांचवें छठवें में होते हैं 3 एनुली होते हैं। फिर उसके बाद 7 से 22 तक कितने होते हैं? 5 एनुली होते हैं। 7 से 22 तक कितने होते हैं भाई? 5 एनुली होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर 23 में 3 और 24 से 26 तक, 24 25 26 में कितने एनुली होते हैं? 2 एनुली होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी जो बॉडी डिवीजन की अगर हम बात करें, जो इसका बॉडी डिवीजन है, देखिए बॉडी डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये इसके बॉडी डिवीजन के बारे में देखिए जरा क्या है। अब इसका बॉडी डिवीजन है, कितने भाग में बटा है भाई? 6 भाग में है। एक सिफाइलिक रीजन है, प्री क्लाइटेलर रीजन है और क्लाइटेलर रीजन है, मिडिल रीजन है और काउडल रीजन है और पोस्टीरियर सकर रीजन है। ये कितने भाग में बटा है? 6 भाग में बटा है। ठीक है, तो इन 6 भाग को आप जरा ध्यान से देखिएगा। कितने भाग हुए? 6। तो जो सिफाइलिक रीजन होता है इसका, सिफाइलिक रीजन ये कौन से भाग में होता है? 1 से 5वें भाग तक होता है। सिफाइलिक रीजन किस भाग में होता है भाई? 1 से 5वें भाग तक होता है सिफाइलिक रीजन। ठीक है, और इसकी मुख्य बात क्या है कि इस भाग को, सिफाइलिक जो भाग है 1 से 5वें तक, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं आस्कुलर सेगमेंट। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं आस्कुलर सेगमेंट्स कहते हैं। और इसमें क्या क्या शामिल होता है? पहले से 5वें भाग तक क्या क्या शामिल होता है जो आस्कुलर सेगमेंट होता है? इसमें शामिल होता है भाई, जैसे प्रोटोस्टोमियम भी शामिल होता है। अब प्रोटोस्टोमियम के बाद जो है एंटीरियर सकर भी होता है। इसमें क्या होता है? एंटीरियर सकर होता है और माउथ होता है और आई होता है। ठीक है, तो प्रोस्टोमियम, एंटीरियर सकर, माउथ और आई, ये सब कहाँ होते हैं? किस भाग में? तो आस्कुलर सेगमेंट्स में होते हैं। अब उसके अगर बात करें, देखिए जो सिफेलिक रीजन है, एक बात और है कि इसमें कोई जो है नेफ्रिडियोपोर नहीं पाया जाता है। ठीक है, सिफेलिक रीजन में नेफ्रिडियोपोर नहीं होता है। अब यह जो प्री क्लाइटेलर रीजन है, ये किस खंड में होता है? तो ये प्री क्लाइटेलर रीजन कहलाता है 6वां 7वां 8वां खंड। ठीक है, कौन सा खंड? 6वां 7वां 8वां, 5 के बाद 6 7 8 कहलाता है प्री क्लाइटेलर रीजन। और ये किसको धारण करता है? ये नेफ्रिडियोपोर तो इसमें होते ही हैं। ठीक है, नेफ्रिडियोपोर इसमें पाए जाते हैं, पहले 5 तक नहीं होते हैं। अब जो क्लाइटेलर रीजन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइटेलर रीजन ये कहलाता है 9वां 10वां और 11वां खंड। कौन सा खंड दोस्त? 9 10 और 11। और ये हाईली ग्लैंडुलर होता है। कैसा होता है? हाईली ग्लैंडुलर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका जो क्लाइटेलर रीजन है यह होते हैं 9 10 और 11, जबकि केचुआ में कौन था? 14 15 और 16 था। ठीक है, यहाँ 9 10 और 11 है। अब जो मिडिल, इसका जो अगला जो भाग है इसका मिडिल भाग है। तो मिडिल भाग कहाँ से, किस खंड से है? तो 11 के बाद 12 से 22 तक, किस तक, कहाँ तक है? 12 से 22 तक है। और ये थोड़ा सा लार्जेस्ट रीजन होता है। ठीक है, और यह कंप्लीट सेगमेंट होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट सेगमेंट्स होता है मिडिल रीजन। ठीक है, और उसके बाद जो काउडल रीजन है, काउडल रीजन 23 से 26 तक होता है। और जो पोस्टीरियर सकर रीजन होता है ये 27 से 33 तक होता है। और यह जो है, जो पोस्टीरियर सकर रीजन होता है, किस शेप में होता है? ओ शेप में होता है। किस शेप में होता है? ओ शेप में होता है। ठीक है, अब इसके अगर हम इसके अगर आगे हम बात करें तो देखिए लीजिए कि बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर, जो इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर जो दोनों सकर होते हैं, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर दोनों सकर होते हैं, फॉर अटैचमेंट एंड लोकोमोशन। ये किसके लिए होता है? अटैचमेंट के लिए भी होता है और लोकोमोशन के लिए भी होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर सकर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिए कि एंटीरियर सकर अटैचमेंट और लोकोमोशन के साथ साथ क्या करता है? हेल्प्स इन फीडिंग। किसमें मदद करता है? फीडिंग में भी सहायता करता है। कौन? ऊपर का जो सिरा होता है इसका, ये तो बिल्कुल चिपकाता है और चलने में भी सहायता करता है, लेकिन इसका जो फीडिंग का काम करता है कौन करता है? एंटीरियर सकर करता है। ठीक है, और जो बात है इसके 26वें खंड पर, ठीक है, 26वें खंड पर एनस होता है। किस खंड पर? 26वें खंड पर इसके एनस होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा अगर इसमें हम एपर्चर की बात करें, जो पोर की बात करें, छिद्र की बात करें, तो कुल कितने इसके शरीर में छिद्र होते हैं? देखिए, जो एक्सटर्नल एपर्चर होते हैं इसमें, जो बाहर से देखने में समझ में आते हैं आपके, वो बाहर से कितने दिखाई देते हैं? तब पहला तो होता है इसका छिद्र माउथ, और दूसरा का होता है एनस, जो कि 26वें खंड पे है एनस। ठीक है, अब माउथ इसका ट्राई रेडिएट, आप जानते हैं कि कैसा होता है? ट्राई रेडिएट होता है। और ये एंटीरियर सकर
को धारण करता है, किसको रखता है, एंटीरियर सकर को। एनस एनस जो है किस सकर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पर होता है। और इसके अलावा इसमें नेफ्रिडियोपोर होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रिडियोपोर। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 6 से 22वें खंड तक होते हैं। 6वें से लेकर 22वें तक होते हैं। पहले से 5वें तक तो आई हैं, पहले से 5वें तक क्या है, आई हैं। और 6वें से 22वें तक क्या है, नेफ्रिडियोपोर हैं। और 17 जोड़ी होते हैं। ये कितने खंड हुए, 17, तो एक में एक जोड़ी, ठीक है। 17 जोड़ी नेफ्रिडियोपोर पाए जाते हैं, ठीक है, 17 जोड़ी। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 6 से 22 खंड तक होते हैं। अब इसमें जो जेनाइटल एपर्चर की बात करें तो जेनाइटल एपर्चर दो होते हैं। कौन, एक तो फीमेल जेनाइटल एपर्चर और दूसरा का मेल जेनाइटल एपर्चर। जो फीमेल जेनाइटल एपर्चर होता है ये किस खंड पे होता है, 11वें खंड पे होता है। और जो मेल जेनाइटल एपर्चर होता है ये किस खंड पे होता है, ये 10वें खंड पे होता है, ठीक है। और किसके बीच में होता है, तो 2 से 3 रिंग के बीच में होता है। कितने रिंग के, 2 से 3 रिंग के बीच में होते हैं। जानते हैं कि एनुली की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो दूसरे से तीसरे रिंग के यह बीच में होता है। देखिए अगली इसकी खास बात क्या है दोस्त, इसके अगर हम बॉडी वाल के बारे में बात करें, बॉडी वाल, तो इसकी जो बॉडी वाल है बिल्कुल कितने भाग में बटी है। एक तो हो गया क्यूटिकल, और दूसरा हो गया इपीडर्मिस, तीसरा डर्मिस, चौथा क्या, मसल लेयर, ठीक है। तो क्यूटिकल और इपीडर्मिस, डर्मिस और मसल, तो आप देख रहे हैं कि क्यूटिकल हो गया सबसे ऊपर का। फिर इपीडर्मिस जो होती है, इपीडर्मिस में ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है, ठीक है। इसके किस भाग में, इपीडर्मिस भाग में ग्लैंड्स होती है। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, तो स्लाइम ग्लैंड्स है, और प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स है, क्लाइटेलर ग्लैंड्स है, और सकर ग्लैंड्स है, ठीक है। किस भाग में है, इपीडर्मिस भाग में, स्लाइम ग्लैंड, प्रोस्टोमियल ग्लैंड, और क्लाइटेलर ग्लैंड, और सकर ग्लैंड्स, ठीक है। और स्लाइम ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये सीक्रेट करता है किसका, म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकस को यह स्रावित करती है। कौन सी, स्लाइम ग्लैंड्स। और जो प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स क्या करती है, प्लग ऑफ कोकून, ठीक है, कोकून का यह प्लग कहलाता है। कौन कहलाता है, प्रोस्टोमियल ग्लैंड। और क्लाइटेलर जो ग्लैंड होती है नरिशमेंट का काम करती है। और जो सकर ग्लैंड्स होती है हेल्प इन अटैचमेंट, किसमें सहायता करती है, यह अटैचमेंट में इसकी सहायता करती है। जो मसल लेयर होती है लोकोमोशन के लिए होती है। भाई हमने बताया कि कंस्ट्रक्शन और रिफ्लेक्शन इसमें होता है, थोड़ा सा सिकुड़ने और फैलने का गुण होता है, तो ये इसी कारण से मसल लेयर होती है इसमें, ठीक है। और इसमें जो रिस्पायरेशन की क्रिया है सामान्य रूप से, जैसे आप जानते हैं कि पूरा एनिलिडा का कैरेक्टर ये है कि बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, ठीक है। इसकी बॉडी कैविटी की बात करें, इसमें ट्रू सीलोम होता है। क्या होता है, ट्रू सीलोम लाइंड विथ, ट्रू सीलोम लाइंड विथ सीलोमिक इपिथीलियम, ठीक है, सीलोमिक इपिथीलियम, ठीक है, सीलोमिक इपिथीलियम। ये बात ध्यान रखिएगा, जो किसको स्रावित करता है, सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है। सीलोमिक जो इपिथीलियल होता है सीलोमिक फ्लूइड को स्रावित करता है। और इसी में हम आपको बता दें कि क्या होता है, बोट्रॉइडल टिश्यू भरा होता है, बोट्रॉइडल टिश्यू भरा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सीलोमिक इपिथीलियम फिल्ड बाय द बोट्रॉइडल टिश्यू। जो इसमें बोट्रॉइडल टिश्यू होता है, इसका सबसे ज़्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। और यह कैसा होता है, कंसीडर्ड एज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। और यह समझा जाता है कि यह उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है। कौन, बोट्रॉइडल टिश्यू, ठीक है। जो बोट्रॉइडल टिश्यू है उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है। बोट्रॉइडल टिश्यू किस में पाया जाता है, हीरोडिनेरिया में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और इसकी अगली खास बात क्या है दोस्त, देखिए जरा, इसमें भी जो हीमोग्लोबिन होता है डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में। किसमें डिजॉल्व होता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। अब ब्लड जो इसका होता है, ब्लड लाइक फ्लूइड, यानी एक तरल द्रव की तरह इसका जो ब्लड होता है वो कहलाता है हीमोसिलोमिक ब्लड, हीमोसिलोमिक फ्लूइड कहलाता है इसका, ठीक है। हीमोसिलोमिक फ्लूइड होता है इसका जो ब्लड होता है। ट्रू, अगला पॉइंट से है कि ट्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। इसमें सत्य जो वैस्कुलर जो सिस्टम होता है, तंत्र होता है, वैस्कुलर तंत्र जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। इसके स्थान पे क्या होता है, इन प्लेस ऑफ इट, इसके स्थान पे क्या होता है, हीमोसिलोमिक सिस्टम डेवलप होता है। हीमोसिलोमिक सिस्टम इसके स्थान पे डेवलप होता है, ठीक है, इन द सीलोम। किसमें, सीलोम में हीमोसिलोमिक सिस्टम विकसित होता है, जो कि इसके द्वारा भरा होता है, मैंने भी बताया बोट्रॉइडल टिश्यू के द्वारा। और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है दोस्त, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है इसका, नेफ्रिडिया एंड बोट्रॉइडल टिश्यू। नेफ्रिडिया, पहली बात मुख्य इसका उत्सर्जी जो अंग है, तंत्र है, नेफ्रिडिया है। और इसके साथ साथ समझा जाता है बोट्रॉइडल टिश्यू को भी, तो ये बात अलग है, लेकिन इसका जो मुख्य उत्सर्जी अंग है नेफ्रिडिया है। और नेफ्रिडिया आप जानते हैं कि कितना जोड़ी होता है, 17 जोड़ी होता है। नेफ्रिडिया कितना जोड़ी होता है, 17 जोड़ी होता है। और कहाँ से कहाँ तक होता है, 6 से 22 तक होता है, ठीक है। 6 से 22 तक यह नेफ्रिडिया होते हैं, ठीक है, 6 से 22 सेगमेंट्स तक।
लीच शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट। जो जोंक होती है दो प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, दो तरीके से इसमें गति पाई जाती है। वो कौन कौन सी दो तरह से? एक तो भैया ये जो है जब आधार में जब पानी में तैरेगी, एक जो है जब पानी नहीं रहेगा, कीचड़ रहेगा, किसी सतह पर चलेगी। तो जब सतह पर चलती है मूव ऑन सरफेस, जब सतह पर चलती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्राउलिंग, क्राउलिंग कहते हैं। और जब पानी में तैरती है तो उसे कहते हैं स्विमिंग। ठीक है, जब पानी में तैरती है मूव इन वाटर देन इज कॉल्ड स्विमिंग, और मूव ऑन सरफेस देन इज कॉल्ड क्राउलिंग। दो तरह से मूवमेंट प्रदर्शित करती है। अगर इसमें हम नेफ्रीडिया की बात करें, बार बार हम कह रहे हैं नेफ्रीडिया, इसका जो है एक्सक्रीटरी जो पोर है 17 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है? 17 जोड़ी। और किस खंड पे होता है? 6 से 22वें खंड पे होता है। 6 से 22वें खंड पर नेफ्रीडिया होता है। तो यह नेफ्रीडिया दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है दोस्त? यह दो प्रकार का है। एक तो है प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। दूसरा है टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। जो प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया होता है 6 से 11वें खंड तक होता है, और जो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया होता है ये 12 से 22वें खंड तक होता है। ठीक है, 12 से 22वें खंड तक होता है। अगली खास बात क्या है इसके? देखिए रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो देखिए रिप्रोडक्टिव तो सभी जंतुओं का जो है मेन कैरेक्टर्स ही है। तो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये मोनोइसियस होता है। ठीक है, अथवा हम इसे कहें हर्माफ्रोडाइट होता है। क्या होता है ये? हर्माफ्रोडाइट, अथवा यह बाइसेक्सुअल होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्माफ्रोडाइट कौन होता है, तो जोंक होता है। क्योंकि एक ही पर मेल भी और फीमेल दोनों जेनिटल एपर्चर उपस्थित हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहिए या इसे कहिए हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, उभयलिंगी। ठीक है, अब इसमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन देखिए दोस्त इसमें इंटरनल होता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? एक तो उलट जाएगा, एक पलट जाएगा। समझ रहे हैं? उलट जाएगा, एक पलट जाएगा। इसका एक का माउथ इधर होगा, इधर टेल होगा, तो दूसरे के का माउथ इधर होगा, इधर टेल होगा। ठीक है, वो पोर पोर से फ्यूज कर जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। अब कपुलेटिंग सीजन क्या होता है इसमें? कपुलेटन जो डबल आते हैं, ये डबल डबल हो जाते हैं, जोड़े जोड़े, मतलब तभी तो ये एक के दूसरे के ऊपर चढ़ जा बैठेंगे, तो इसे कहेंगे कि ये कपुलेशन सीजन आता। कब होता है इसका कपुलेशन सीजन? मार्च और अप्रैल में। मतलब जब ये फागुन वाला मौसम है, ठीक है, बढ़िया मौसम है। ठीक है, तो ये कपुलेटिंग सीजन इसका कब होता है? मार्च और अप्रैल। ठीक है, मार्च और अप्रैल में इसका कॉपुलेटिंग सीजन है। कोकून फॉर्म्स बाय, किसमें कोकून बनता है भाई? टेम्परली जो क्लाइटेलम होता है उसी में बनता है कोकून। ये जो क्लाइटेलम रीजन होता है, अभी मैंने बताया था कि 9वां 10वां और 11वां खंड है। 9वां 10वां और 11वां जो खंड है इसे क्लाइटेलम कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए एक खास बात और है कि सिंगल जो इसका एक कोकून होता है, एक कोकून में कितने एग्स होते हैं लगभग? तो 1 से लेकर 24 तक होते हैं। कितने होते हैं? 1 से लेकर 24, एक से ज़्यादा, यानी 1 से लेकर 24 एग तक होते हैं एक कोकून में। कोकून के द्वारा डायरेक्ट इसका डेवलपमेंट हो जाता है, बाहर एग्स आ जाते हैं और फिर से डेवलप कर जाते हैं नए। इसमें कोई लार्वा कंडीशन नहीं होती है, कोई लार्वल कंडीशन इसमें नहीं होती है। और अगर इसमें जान रहे हैं कि निषेचन की क्रिया होगी तो टेस्टिस भी होगा, ओरी भी होगा। तो इसमें जो टेस्टिस की संख्या है, टेस्टिस सैक जो होता है 11 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है दोस्त टेस्टिस सैक? तो टेस्टिस सैक होता है 11 जोड़ी, और ओवी सैक होता है 1 जोड़ी। ठीक है, 1 जोड़ी ओवी सैक और 11 जोड़ी टेस्टिस सैक। बात ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक। ठीक है, फिर आगे मिलेंगे। लेकिन दोस्त आप इसे देखने के बाद लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए, ओके, थैंक यू।